गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि एस ब्लॉक वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात की थी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे रिएक्शन, चाहे वो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हो यानी हाइड्राइड की बात हो, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड की बात की थी। साथ ही साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन, गैसियस फेज में लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये सभी अलग अलग क्राइटेरिया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, ये सब रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। एक और रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल एल्कली मेटल से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम उसी लेक्चर के पार्ट में आ रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ही बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलीन मेटल, सॉरी। तो उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की बात करने के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। तो हालांकि ये रिएक्शन सभी को मेरे ख्याल से पता है। और MOH एल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके MOH और हाइड्रोजन गैस को बाहर करता है, ठीक। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि लिथियम वाटर से रिएक्शन करे तो LiOH, और बहुत वायलेंटली रिएक्शन होगा, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी तरह से सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH एंड हाफ हाइड्रोजन, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके KOH एंड हाफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से सभी रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पे RbOH एंड सीजियम के साथ वाटर रिएक्शन करके CSOH। तो कई बार केवल रिएक्शन ही नहीं होता है क्वेश्चन इस बात पे भी आता है कि जो हाइड्रोक्साइड बने उनको भी अगर हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे इन सब में आपसे पूछा जाए कि इनके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, आयनिक कैरेक्टर क्या है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। तो जैसे हम लोगों ने डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी पढ़ी, उनमें से एक पार्ट आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट जिस पे हम लोगों ने मेरे ख्याल से पिछली क्लास नहीं पढ़ा था। तो मेजर जो पार्ट हैं जिन पे हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, उसमें ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, नाइट्राइड्स, 3 मेजर पार्ट। और अमोनिया के साथ रिएक्शन, रिड्यूसिंग पावर को बहुत डिटेल से हम लोगों ने समझा था, वो भी आपको याद रखना है। तो ये सब मेजर रिएक्शंस हैं एल्कली मेटल्स की, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे जाना है। तो आज हालांकि हम एल्कली मेटल से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिन पे बात करेंगे, जिनकी प्रिपरेशन करेंगे, जिनकी केमिकल रिएक्शंस पे बात करेंगे। बट एक रिएक्शन रह जाता था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट करें, फिर मैं इसके रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उन पे बात करता हूँ। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। और अब हम इंडिविजुअल जो बात आज करेंगे उसमें एल्कली मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर मेन पार्ट है सोडियम का। तो उनके प्रिपरेशन पे बात करेंगे और साथ साथ उनकी केमिकल रिएक्शंस पे। तो जैसे कि कंपाउंड्स ऑफ सोडियम की अगर हम बात करें, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम या एल्कली मेटल्स पे जिन पे हमें बात ज़्यादा करनी है, उनमें से कुछ कंपाउंड में, जैसे सोडियम के बारे में ही हमें बात समझनी है। कंपाउंड के फॉर्म में NaOH को हमें डिटेल से पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सोडियम कार्बोनेट, जिसको हमें एज ए केमिकल इन दोनों को पढ़ना है, एक कंपाउंड। बाकी सोडियम मेटल के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम एक काम करेंगे, पहले इन तीनों के प्रिपरेशन पे बात कर लें और प्रिपरेशन होने के बाद फिर इनकी इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। इंडस्ट्रियल तरीका क्या है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम को बनाने का, सोडियम मेटल कैसे बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला एक तरीका है कि इलेक्ट्रोलिसिस आपको कराना होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। यानी NaCl जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में आप इलेक्ट्रोलाइज करा दीजिए। तो आपको पता है फ्यूज्ड का मतलब मेल्टेड फॉर्म। तो आप एक सेल बनाएंगे,
और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है आपको। इसमें कैथोड और एनोड बाकायदा लगा दीजिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, चूँकि यहाँ पे वाटर होगा ही नहीं, फ्यूज्ड है, तो इसलिए केवल आयन दो ही हैं। तो इसमें कैसे आप लिखते हैं, एट एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे Cl माइनस हाफ क्लोरीन गैस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। और एट कैथोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपली रिडक्शन होगा, तो Na प्लस इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम सॉलिड बना देता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको ये पता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कैथोड प्लेट पे आपको सोडियम मेटल मिलने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, और साथ साथ एनोड प्लेट पे आपको क्लोरीन गैस आपको मिलने लगेगी। ठीक, अच्छा, इस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जब हम जितना जानेंगे उतना ही इन्वॉल्वमेंट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही, तो 1 फैराडे चार्ज अगर आपने पास किया तो 1 मोल आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम मेटल। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर 1 फैराडे चार्ज पास कर रहे हैं तो 1 मोल, 2 फैराडे पास किया तो 2 मोल। क्लोरीन कितना मिलेगा, उसका हाफ, यानी हाफ मोल क्लोरीन गैस मिल जाएगा। तो ये सब इलेक्ट्रो के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका यूज़ भी करते हैं। तो फिलहाल वो अलग टॉपिक है। अभी फिलहाल इतना टॉपिक है, इंडस्ट्रियल तरीके से सोडियम मेटल को बनाने का एक ही तरीका है कि आप फ्यूज्ड फॉर्म में NaCl लीजिए और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। सोडियम क्लोराइड का लिक्विड सोल्यूशन आपको लेना है और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा के आप इसको बना सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं इसी तरह से बहुत सारे दूसरे मेथड्स पे आता हूँ जहाँ NaOH को भी बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को भी बनाया जाता है। इसको नोट करिए। चलिए, तो आपने अब सोडियम को बनाने के लिए तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। अब NaOH को बनाने के लिए थोड़ा इस पर चेंज लाते हैं। हम यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ही यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही बनते हैं, और आपको इसीलिए देखो बोला भी जाता है कि इंडस्ट्री में सबसे अहम रोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, पावर सप्लाई का है। और रीज़न वही है क्योंकि इलेक्ट्रिक मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल तरीके से बहुत फ़ायदेमंद है। आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं और साथ साथ कम कॉस्ट पे बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का एक मेथड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम दूसरा मेथड जो पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ NaOH, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। जो NaCl है उसको हम फ्यूज्ड नहीं ले रहे हैं, अब आपके पास वाटर भी होगा, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा अलग है। और चूंकि अगर आपने इलेक्ट्रो नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अभी लर्न करना होगा। तो इसमें कैसे क्या करना है हमें, आपने उसी तरह सेल बना लिया, और यहाँ पर अब आपके पास सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, और वाटर आयन, वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो जैसे आप कैथोड प्लेट में रिडक्शन के लिए आते हैं, इसमें रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, +1 से 0 में जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ वाटर में हाइड्रोजन का भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि सोडियम आयन और वाटर में किसका रिडक्शन हो, इसको लेकर कंपटीशन होगा। ये प्रॉब्लम आ गई कि वहाँ तो Na+ ही था रिडक्शन के लिए, अब यहाँ सोडियम और वाटर दोनों आएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कि कौन रिड्यूस होगा, उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल आपको ध्यान रखने होते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिकल डेटा होता है, तो उसमें वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। तो इस केस में वाटर का ही रिडक्शन होगा, और वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ हाइड्रोजन एंड OH- प्रोवाइड करेगा, और ये जो OH- बना है वही इसके साथ जुड़कर क्या बना देता है,
NaOH। समझ आई बात? तो ये तरीका है, ये वाटर का रिडक्शन है और इस तरीके से ही आपको NaOH यहाँ पे सोल्यूशन में मिल जाता है। यानी इस कंटेनर में लगातार NaOH का अमाउंट जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता जाएगा NaOH का अमाउंट इस कंटेनर में बढ़ता जाएगा। अच्छा, एनोड प्लेट पे क्या होगा? एनोड प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड प्लेट में जब ऑक्सीडेशन का नंबर आएगा तो यहाँ Cl माइनस का होना है, लेकिन यहाँ भी वाटर आएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि हर जगह तो वाटर का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज़्यादा होगा नहीं। तो अब यहाँ पे हालांकि क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज होगा और Cl2 एंड इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो आपको इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड प्लेट में क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस, एनोड प्लेट में क्लोरीन गैस, और जो सोल्यूशन के फॉर्म में NaOH आपका लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये तरीका है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ेगा, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस आप देखोगे क्या कि अमाउंट ऑफ NaOH इन सोल्यूशन इंक्रीजेज, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा सोल्यूशन का pH क्या होगा? pH बढ़ेगा, क्योंकि लगातार बेसिक ज़्यादा होता जाएगा तो सोल्यूशन का pH ही बढ़ेगा। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। तो ये एक मेथड है NaOH को बनाने का, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है। और आपको पता है NaCl का कॉस्ट बहुत कम, वाटर का कॉस्ट पता ही नहीं, बट मेन इस पे कॉस्ट किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और उसी से कॉस्टिंग NaOH की आएगी। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है उस पर ध्यान रखना है। तो NaOH का इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन है वो एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस है, जबकि सोडियम को बनाने का मेथड था कि फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर आपने एक्वस NaCl लिया है, ठीक है ना। तो दोनों ही इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू ही आप बना रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हम लोग कई बार दूसरे टॉपिक में भी पढ़ेंगे जब हम क्लोरीन गैस पढ़ रहे होंगे। तो एक्चुअली ये क्लोरीन गैस को भी बनाने का मेथड है, क्योंकि क्लोरीन गैस भी मिला है। तो ये वहाँ भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो इसको भी आप लोग नोट करिए, और फिर मैं अब थर्ड वाले पार्ट में आता हूँ, सोडियम कार्बोनेट को कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए, तो आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन में आ रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट का जो प्रिपरेशन है वो बहुत पूछा जाता है। तो अब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट पे आ जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये एक्चुअल क्या है, एक दो बातें। जैसे सोडियम कार्बोनेट .10H2 आप लिखते हैं, तो दिस इज नोन एज वॉशिंग सोडा। पता है आपको, है ना। तो ये तो सोडियम कार्बोनेट है, सिंपल सा केमिकल नेम है, बट इसका ये जो पार्ट है ये क्या है? वॉशिंग सोडा। और इसी में एक चीज़ और, अगर आप बाई कार्बोनेट लिखते हैं सोडियम का, तो दिस इज नोन एज बेकिंग सोडा, है ना। तो ये सब याद रखिएगा। कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि वॉशिंग सोडा क्या है, तो जब तक वाटर नहीं तब तक सोडा नहीं।
वॉशिंग मशीन, है ना। तो वॉशिंग सोडा को लर्न करने का एक सीधा तरीका, वॉशिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर। तो जब तक डॉट में 10 वाटर मॉलिक्यूल ना हो तो वॉशिंग सोडा नहीं होगा। और बेकिंग सोडा दरअसल तरीका है कि बेकिंग सोडा में ये डिकम्पोज होगा तभी CO2 देगा और उसी से बेकिंग का जो प्रोसेस है वो आसान होता है। फिलहाल ये सब नाम भी आपसे पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है तो इनको ध्यान रखिएगा। अब सोडियम कार्बोनेट को बनाने का इंडस्ट्रियल जो मेथड है वो एक अमोनिया सॉल्वे मेथड है। और बहुत पूछा जाता है, हर तरीके के मेथड में एक पूरा प्लांट सेटअप होता है कि बहुत सारे तरीके से बहुत स्टेप में आपको सोडियम कार्बोनेट यहाँ मिलता है। तो इसके मैं 3 स्टेप बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे इसमें क्या होगा। तो स्टेप 1 में सबसे पहला काम होता है कि हम अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 गैस पास कराते हैं और ये एक्सेस में पास कराते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा, अब जरा देखो, ये दोनों मिलाकर क्या है, इसको आप NH4OH लिख सकते हैं, ये बेस हुआ, और ये क्या है, एसिड, कौन सा, H2CO3, उसी का एनहाइड्रेट लिखा है। तो वैसे तो ये अमोनियम कार्बोनेट बनना चाहिए, बट आपको मैं एक बात याद दिला दूं, जब भी CO2 एक्सेस में पास होता है तो बाई कार्बोनेट बनता है। तो इस तरह से अमोनियम बाई कार्बोनेट आप यहाँ पे बना लेंगे। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, आप केवल लिख नहीं देना है आपको। CO2 यहाँ एक्सेस में पास होता है और एक्सेस लिखा नहीं जाता, सिंपली ऐसे लिखा जाता है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया ऑन पासिंग विद CO2 गैस। तो CO2 को लगातार अगर आप पास करेंगे उस सोल्यूशन में तो CO2 हमेशा एक्सेस में जाएगा, तो उस कंडीशन में आपके पास अमोनियम का बाई कार्बोनेट होगा। एक और बात आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास NaOH का सोल्यूशन है प्योर और आप उसको एटमॉस्फेयर ओपन में रखते हैं, तो NaOH के उस सोल्यूशन में CO2 गैस मिक्स हो जाएगा जो एनवायरनमेंट के अंदर होगी, और वो CO2 हमेशा एक्सेस में ही जाएगा, बिकॉज एनवायरनमेंट से तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो उस केस में NaOH दरअसल हमेशा एक्वस सोडियम बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। आप कभी भी नेचर में अगर NaOH लाने की कोशिश करें तो दरअसल वो NaOH नहीं होगा प्योरेस्ट फॉर्म में, उसमें तुरंत CO2 मिक्स होकर क्या बदल जाएगा, NaHCO3। तो अगर जब भी कभी आप बात करते हो कि NaSCO3 है तो इसका मतलब आप एक एक्वस NaOH का सोल्यूशन ला रहे हैं और उसको ही जैसे आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे, अपने आप जो एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसके साथ मिक्स हो जाएगी और सोडियम का बाई कार्बोनेट बन जाएगा। तो आपसे अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट हैपन व्हेन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन प्रेजेंट इन ए ओपन एटमॉस्फेयर, तो आप सिंपली बता देंगे कि वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें सोडियम का बाई कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो जाएगा। कार्बोनेट भी नहीं बनता है, सोडियम कार्बोनेट नहीं बनता है, वहाँ सोडियम का बाई कार्बोनेट बनेगा। और उसके पीछे का रीज़न आपके पास बहुत क्लियर है कि CO2 वहाँ पे एक्सेस में सप्लाई होगा, इसलिए सोडियम का बाई कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अमोनिया के एक्वस सोल्यूशन में जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो अमोनियम का बाई कार्बोनेट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप। अब हम स्टेप 2 में आ रहे हैं और इसमें क्या किया जाता है, अमोनियम बाई कार्बोनेट के सोल्यूशन में एक्वस NaCl को रिएक्ट कराया जाता है। दरअसल एक्वस NaCl का जो सोल्यूशन होता है इसको एक नाम दिया था ब्राइन सोल्यूशन। हालांकि ब्राइन सोल्यूशन जो डिफाइन किया गया है वो 40% कंसंट्रेशन के बेसिस पे बताया जाता है, बट आप जनरल एक्वस NaCl सोल्यूशन को आप नाम दे सकते हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो यह है क्या, ये आयनिक सॉलिड, ये भी आयनिक कंपाउंड हो गया, तो आयन एक्सचेंज कर दीजिए। तो आयन एक्सचेंज करने से क्या मिल जाएगा, सोडियम का बाई कार्बोनेट और साथ साथ NH4Cl। तो ये सोडियम का बाई कार्बोनेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, अब आपके पास जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो ये इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, ये जो बनाया आपने वो इनसॉल्युबल होगा और इसको आप छानकर अलग करते हैं। और फिर छानकर अलग करने के बाद थर्ड स्टेप, जो NaCO3 आप सोल्यूशन बना के लाते हैं, दरअसल इसको मदर लिकर बोला जाता है। मदर लिकर का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसी से आप सोडियम कार्बोनेट बना रहे होंगे, और जब आप इसको हीट कर देते हैं सिंपली, तो कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर दोबारा बार,
तो इस तरह से आप सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बनाते हैं। तो 3 स्टेप आपको यहाँ अमोनिया सॉल्वेंट मेथड में यूज़ करने होते हैं टू प्रिपेयर द सोडियम कार्बोनेट। क्या है, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ सभी चीज़ें। एक्वस अमोनिया के सोल्यूशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे, एक्सेस में पास होता है, जिससे आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद आप उस को एक्वस NaCl के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब ब्राइन सोल्यूशन के साथ, जिससे सिंपली आयन एक्सचेंज होता है। और ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो इसमें ये इनसॉल्युबल पार्ट होता है, बाकी सब सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इनसॉल्युबल पार्ट को हम बाहर कर देते हैं, इसको मदर लिकर बोला जाता है। और फाइनली इसको जब आप हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाता है। एक और ख़ास बात, जो यहाँ पे ये NH4Cl मिला है, इसको दरअसल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन करा देते हैं, ये बेस है। तो यहाँ पे ये CaCl2 और अमोनिया दोबारा बाहर हो जाता है। इस रिएक्शन में जैसे ही अमोनिया बाहर हुआ, उस अमोनिया को आप दोबारा यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो एक पूरा साइक्लिक सेटअप होता है, साइक्लिक प्लांट होता है पूरा, कि कौन कहाँ से वेस्टेज निकलेगा, उसका रीयूज़ कैसे होना है, ये पूरा एक तरीका है। तो एक पूरा प्लांट सेटअप होता है। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने का ये अमोनिया सॉल्वे मेथड है, जिसमें हम लोग इन स्टेप के थ्रू अमोनिया सॉल्वे मेथड से सोडियम कार्बोनेट को ईजिली बना सकते हैं इंडस्ट्रियल तरीके से। तो आप एक काम करें, पहले इन सब पूरे पार्ट को लिख लीजिए, स्टेप वाइज ही लिखना है। तो पूरे स्टेप की तरह आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने अब इसको नोट कर लिया होगा। एक काम आपको अब यहाँ पे समझना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके पास इसी टॉपिक से हैं। मैं उसको एक एक करके यहाँ पे समझाता भी हूँ। चलिए, तो इसमें एक दो क्वेश्चन क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। दरअसल आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता है कि K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट फॉर्म बाय दिस मैथड। तो इसके पीछे का रीजनिंग आपको समझना है। तो रीजनिंग में ये है कि क्यों नहीं बन पाता पोटेशियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट बन सकता है वैसे ये भी क्यों नहीं बन सकता। तो अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या दिक्कत आएगी। तो दिक्कत यहाँ पे यह आएगी कि जो अमोनियम बाइकार्बोनेट, पहला स्टेप तो कॉमन था, ये बना दिया। उसके बाद एक्वस KCl का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे आपने NaCl यूज़ किया था वैसे KCl का। तो यहाँ पे KHCO3 तो बन जाएगा और यहाँ पे NH4Cl भी बन जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दिस कि ये जो मटेरियल आप बनाते हैं ये दरअसल सॉल्युबल मटेरियल होता है, और अगर ये सॉल्युबल हो गया तो आप इसको मदर लिकर की तरह सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप इसको जब तक अलग नहीं करेंगे, इसका हीटिंग करा के आप पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस मेथड के थ्रू नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि आप सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट बनाओ ही ना कभी, ऐसा नहीं है। केवल इस मेथड से नहीं बनेगा, और उसके पीछे रीज़न क्या है, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द पोटेशियम कार्बोनेट, ड्यू टू एक्सेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द पोटेशियम कार्बोनेट। तो एक चीज़ ज़रा यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं इन दोनों रिजल्ट के बेसिस पर एक बात आपसे पूछूं कि यहाँ है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, विच वन इज मोर सॉल्युबल। तो आप सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को लेकर अगर देखा जाए तो सॉल्युबल तो यही ज़्यादा है ना, तभी तो आप निकाल के लाए ना। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन जेई ने पूछ लिया है। तो अब आप देखिए, सॉल्युबिलिटी हमेशा एक डिबेट वाला क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कंपेयर करें। बट यहाँ तो प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन पूछा गया था
कि लेकिन ऐसे नहीं पूछा गया तो सॉल्विंग मेथड बताने के बाद पूछ रहे हो, ये ध्यान रखिएगा, आपको ये सब पता नहीं चलेगा। तो केमिस्ट्री में कई बार चीज़ें रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप अगर टाइम पर क्लिक कर जाता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट विच वन इज़ अ मोर सॉल्युबल। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि SCO3 इज़ मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके पीछे का रीज़न एक एक्सपेरिमेंट है, अमोनिया सॉल्वेंट मेथड है, डेटा है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो ये कि सोडियम कार्बोनेट की तरह पोटेशियम बाइकार्बोनेट इस मेथड से बनाया नहीं जा सकता, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि क्यों नहीं बनाया जा सकता, उसके पीछे रीज़न आपको पता है, और सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को लेकर भी आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर दी। तो ये जो पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें दरअसल तीनों कंपाउंड्स के प्रिपरेशन की बात हो रही थी, सोडियम की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और साथ साथ सोडियम कार्बोनेट की। अब हम इनके केमिकल रिएक्शंस पे भी आएंगे। हालांकि केमिकल रिएक्शन बहुत कुछ बचते नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता रखे, बट फिर भी एक बार उसको अलग से लिख लिया जाए, और ज़्यादातर रिएक्शन आप ही कंप्लीट करोगे, बट एक बार लिखना जरूर है हम लोगों को। तो इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे करें। तो इसको नोट करिए। तब तक हम लोग इसके केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। हालांकि मैंने तीनों के अलग अलग प्रिपरेशन बता दिए हैं आपको, और हालांकि सोडियम बहुत खास नहीं है, बट सोडियम कार्बोनेट का जो प्रिपरेशन है वो बहुत पूछा जाता है, डिफरेंट जगह क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने उस पर सीखी भी हैं। तो अब हम लोग बात केमिकल प्रॉपर्टीज़ की करेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम की सबसे पहले, तो ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में ही क्या किया, एल्कली मेटल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो एल्कली मेटल्स ही अलग तो है नहीं, तो मैं केवल यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखूंगा, आपको कंप्लीट करना है। जैसे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद अमोनिया गैस, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन होता नहीं, आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ एक्सेस में ऑक्सीजन लेके आप करा रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो भी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो हमने जितने भी टर्म पढ़े हैं उसमें सब में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो ये सभी आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन सब में प्रोडक्ट क्या बनाएंगे वो आपको पता है, तो मैंने सब बता दिए, आपको एक एक बार अपने से करना है। तो पहले आपको मैं लिख दूंगा, बाद में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक, तो सोडियम को लेकर और भी बहुत सारे रिएक्शन, जैसे मैं इसी में ROH लिख देता, पता है आपको, है ना। तो ये सब रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो। मेटल के साथ रिएक्शन है, तो हर तरीके से आपने रिएक्शन को पढ़ा है, तो ये आपका काम है। अब मेन हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH की। प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, इसको भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बेसिक जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप बहुत सारी चीज़ें याद करके बैठे हो वो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। NaOH क्या है, अपने आप में बेस है, तो बेसिक नेचर है। तो जितने भी एसिड हैं उन सब के साथ आपने रिएक्शन पढ़ा है। तो मैं एक्वस NaOH यहाँ पे जो है इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ, और आपको कंप्लीट करना है। मैं एक बार इसको दूंगा और आपको कंप्लीट करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CO2, CO, SO2, SO3, N2O5, N2O3, NO2, Cl2O5, 7, Cl2O5, Cl2O3, आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, Cl2O, है ना। तो ये सब जगह आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। P2O5 आसानी से बना सकते हैं, और बहुत सारे इन सब के एसिड भी लिख सकते हैं। मैंने तो एनहाइड्राइड से नाम लिखे, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें और बढ़ा सकते हैं।
इसी में मैं और आगे बढ़ा देता, ClO3, ClO2, है ना, ये मिक्स्ड एनाइड्राइड भी है। तो ये सब रिएक्शन आप जरा कंप्लीट करो 5 से 10 मिनट के बाद। फिर मैं इसके सोल्यूशन एक बार आंसर लिख दूंगा, लेकिन ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि क्या हम लोग लिख रहे हैं। तो इन दोनों को जरा कंप्लीट करिए, मैं फिर 5 मिनट में डिस्कस करता हूँ उसको। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से आप सब ने डिस्कस करने के बाद अब मैं इसके आंसर लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सब पे आपको मैंने सब बता रखा है, बट एक बार बस रिवीजन तौर पे है। जैसे यहाँ पे NaH बनेगा, सोडियम का हाइड्राइड, यहाँ पे NaOH और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई, यहाँ पे NaNH2 और हाइड्रोजन बाहर होगा, यहाँ लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें एज ए प्रोडक्ट नहीं, बस ऐसे बनाना है। यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ Na2O बनेगा, एक्सेस आप करेंगे तब Na2O2 बना देंगे आप। यहाँ पे RO- Na+ एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये पूरा रिएक्शन यहाँ पे सोडियम को आप आसानी से दिखा सकते थे, ठीक है। एक चीज़ और, इनमें क्या बनाएंगे, CO2 के साथ Na2CO3, CO के साथ SCOONA, मैंने पहले आपको सब बता रखा है। SO2 के साथ Na2SO3, यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे NaNO3, दिस इज NaNO2, ClO3 है, मिक्स्ड एनाइड्राइड है, NaClO4 प्लस NaClO3, यहाँ NO2 है, तो NO2 के केस में NaNO3 बनेगा और साथ साथ NaNO2। यहाँ पे क्या बनेगा, NaClO3 प्लस NaClO2, यहाँ पे NaClO4, यहाँ पे NaClO3, मैं सब लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे NaClO2, है ना, यहाँ पे NaOCl, यहाँ पे Na3PO4। तो ये सब बन गया, कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल। सब मैंने रिएक्शन, और आप सब पहले भी ये पढ़ चुके हैं। तो बेस से NaBase से रिएक्शंस आपके लिए बहुत आसान है। और जब आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ जाएं तो OH- का यूज़ आपने बहुत सारी रिएक्शंस के लिए किया है, बहुत अनगिनत रिएक्शंस के लिए किया है। अभी मैं उस पर पार्ट में नहीं जाऊंगा, बट आप कर सकते हो। NaOH का यूज़ देखो, जब तक आप NaOH की केमिकल प्रॉपर्टी याद करोगे तब आपके लिए दिक्कत है। जिस समय आप बेस की प्रॉपर्टी तैयार करोगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो NaOH एक बेस है, इसी माइंडसेट से आपको चलना है। अच्छा, NaOH की कुछ और केमिकल रिएक्शंस है, उन पर भी मैं बात करता हूँ। एक जैसे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, आपको पता है हाइड्रोक्साइड बनाता है, बट इसके साथ साथ कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, जैसे जिंक, एल्युमिनियम, टिन और लेड। मैंने शुरुआत में बताया था, याद है। तो अगर इसकी एक्वस NaOH से रिएक्शन आप करा रहे हैं तो क्या क्या बनता था, Na2ZnO2, हाइड्रोजन साथ में सब में बनेगा। इसी तरह से NaAlO2 बनता था, है ना। इसी तरह से Na2SnO3 बनता है, Na2PbO2 बनता है, PbO3 सॉरी, सब में हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है। तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में ही बताया है कि हाइड्रोजन गैस एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम FeCl2 के साथ एक्वस NaOH, तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन भी करता है ना ये, या FeCl3 है, एक्वस NaOH है ना। तो इन सब के साथ SnCl2 है, एक्वस NaOH है, तो सब में सब्स्टिट्यूशन करते हुए प्रोडक्ट बना देगा। SnCl4 है, एक्वस NaOH है, तो सब में ये सब्स्टिट्यूशन की तरह यहाँ पे आपको FeOH का होल ट्वाइस देगा, यहाँ FeOH का होल थ्राइस दे दिया, यहाँ पे SnOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे SnOH का होल 4। तो इस तरह से आपको ये, चूंकि एक्सेस सॉल्बल भी होते हैं तो आगे भी जाएंगे। तो मेटल की रिएक्शन, जो एम्फोटेरिक मेटल है उनकी रिएक्शन तो आपको पता ही है। साथ साथ अगर कोई मेटल भी रिएक्शन करता है अगर एक्वस NaOH से, तो हाइड्रोक्साइड ही बनते हैं।
एक और पार्ट NaOH की रिएक्शंस के साथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आने वाले ब्लॉक में पढ़ेंगे जब P ब्लॉक पे आएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है, बट एक बार अभी मैं बताऊंगा और बाकी आपको आगे चल के दोबारा बताया जाए। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल, तो यहाँ पे क्या है कि आपने पढ़ा है कि अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, क्लोरीन की और सल्फर की, इन तीनों की मेनली इन्हीं के साथ पढ़ना है। तो एक्वस NaOH के साथ या नॉन मेटल के साथ ज़्यादातर डिसप्रपोर्शनेशन होता है। कौन सा रिएक्शन होगा? डिसप्रपोर्शनेशन। तो इसमें फॉस्फीन बन जाता है और साथ में NaH2PO2 बन जाता है। तो कैसे? यहाँ -3 हो गया, यहाँ +1 और यहाँ 0 था। ऐसे ही यहाँ पर NaClO3 बन जाता है और NaCl बन जाता है, सॉरी NaOCl और NaCl। तो NaOCl में क्लोरीन +1 है और यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। इसी तरह से यहाँ पे Na2S बनता है और Na2S2O3 बनता है। तो यहाँ +2 है और यहाँ -2 है, यहाँ पे 0 है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है और इन तीनों के बारे में डिटेल जो बात होगी वो हम लोग जैसे फॉस्फोरस की बात करें तो हम लोग यहाँ जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो जब हेलोजन फैमिली पढ़ेंगे तब इस पे आएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली पे। तो ये सब हम जब इंडिविजुअल टॉपिक आएंगे तब इस पे बात करेंगे, बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको रिएक्शन पता है। इसके अलावा NaOH का बड़ा रोल सब्स्टिट्यूशन को लेकर है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है, और हम लोगों ने, आपने ये बहुत कॉमन रिएक्शन पढ़ा होगा एक्वस NaOH, तो यहाँ से अल्कोहल बन जाता है NaCl। तो ये सब जनरल बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये एक बार आप पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अलग अलग डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस को रिएक्शन याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बेस की तरह उसको ट्रीट करें, और बेस जितने फंक्शन कर सकता है, जितनी प्रॉपर्टी बेस की आपको पता है, वो सभी प्रॉपर्टी आप NaOH के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको लिखो और ये सब कंप्लीट करिए। फिर मैं लास्ट में सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी के बारे में भी आपसे बात करूँगा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने इन सबको पढ़ लिया। अब जरा देखिए, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन पढ़ने से पहले एक बात हम लोग समझ लें कि सोडियम कार्बोनेट केमिकली क्या है। केमिकली तो वो बेस है, एक रेडॉक्स रिएक्शन तो होगा नहीं उसके अंदर। तो अल्टीमेटली सोडियम कार्बोनेट कुछ अलग नहीं है, वो है NaOH का ही एक फॉर्म है ना, बेस ही होता है, बट एक अलग तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। तो उसकी रिएक्शंस में मैं एक बात समझा दूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो बेसिक नेचर है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रिएक्शन की आप एज ए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, किसी वीक एसिड के सॉल्ट के साथ अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है और वीकर एसिड डिस्प्लेस हो जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए कि, और ये GOC के अंदर भी, ऑर्गेनिक के अंदर आप पढ़ते हैं, बट उसको मैंने नए तरीके से लिखा है। इसका मतलब मैं ये बताया कि जैसे सोडियम कार्बोनेट लिखा मैंने, तो सोडियम कार्बोनेट किस एसिड का सॉल्ट है? H2CO3 का, H2CO3 का सॉल्ट है। आप लिख सकते हैं सॉल्ट ऑफ H2CO3,
वीक एसिड है, तो आपसे इससे स्ट्रॉन्गर एसिड जो भी होंगे, चाहे वो HCl की आप बात करो तो क्या करेगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा और H2CO3 बना देगा, जो कि डिकम्पोज हो जाएगा CO2 और वाटर में, है ना। तो अल्टीमेटली H2CO3 कभी बनता नहीं है, इसको आप तुरंत डिकम्पोज करा देते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप लिख देंगे। इसी तरह से अगर मैं Na2CO3 की रिएक्शन H2SO4 से करा दूँ तब भी यही होगा, Na2SO4 बन जाएगा और यहाँ पे CO2 और वाटर। तो कुल मिला के आप पहली रिएक्शन, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम कार्बोनेट की किसी भी ऐसे एसिड से अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर है, जैसे HNO3 है, आप यही सब बनाएंगे, H2SO4 है, इन सब के साथ HClO4 है, ये सब स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इन सब के साथ क्या होगा रिएक्शन में, ये इसको डिकम्पोज करेंगे और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपको बाहर कर देंगे। ठीक, तो ये पहली सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कि वो एक वीकर एसिड का सॉल्ट है, और जैसे इसकी रिएक्शन आप कराओगे तो ईजिली यहाँ पे देखा जाएगा कि वो CO2 को बाहर कर देगा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, एक्वस सोडियम कार्बोनेट का जहाँ तक मतलब है, तो एक्वस का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में NaOH और CO2 को मिक्स करके बैठा है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो कभी भी अगर आप Na2CO3 की रिएक्शन कराओगे तो दरअसल वो बेस ही होगा, वो NaOH ही होगा, तो आप इनडायरेक्टली NaOH के साथ ही रिएक्शन करा रहे हो। तो अगर मैं कोई भी रिएक्शन Na2CO3 को रिएक्ट कराता हूँ किसी एसिड से, तो अल्टीमेटली आपको एसिड बेस रिएक्शन दिखाना होगा और CO2 को बाहर करना होगा। मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले आप ये सब जरा नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका कई जगह आप यूज़ करोगे, डिफरेंट जगह पे वो यूज़ होगा। अभी मैं कई बार खुद बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको अच्छे से तैयार रखना है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब एक बात दिमाग में सेट रखनी है कि एक्वस Na2CO3 का मतलब अल्टीमेटली NaOH ही होगा, है ना। तो उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बहुत सारे रिएक्शंस आपको करने होंगे। तो जैसे मैं आपसे जो बात बोल रहा हूँ ये है, जैसे मैंने लिखा Na2CO3 का एक्वस, और इसकी रिएक्शन किसी ये चूंकि बेस है, और मैं अगर SO2 से या SO3 से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो SO3 का मतलब क्या हुआ कि H2SO3 H2SO4 का एनाइड्राइड हुआ ना, तो इसमें से CO2 बाहर हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, यानी Na2SO4 बन जाएगा और साथ साथ CO2 गैस बाहर हो जाएगी। समझ रहे बात। इसी तरह से अगर मैं Na2CO3 को SO2 से रिएक्शन कराता तो यहाँ Na2SO3 बन जाता, CO2 यहाँ बाहर हो जाता। इसी तरह से Na2CO3 के साथ अगर मैं SiO2 लिखता तो यहाँ भी Na2SiO3 आ जाता और CO2 बाहर हो जाता। या बोला जाता है Na2CO3 का रिएक्शन, हम जितने भी पार्ट इस तरह से लिख रहे हैं उन सब में रिएक्शन इस तरह से हो सकता है। P2O5 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, Na3PO4 बन जाएगा और आप CO2 को बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के रिएक्शन आपको सोडियम कार्बोनेट के अंदर बहुत सारे मिलते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी है अल्टीमेटली सोडियम कार्बोनेट क्या, अपने आप में बेस एक जैसे। मैंने अभी बोला P4 के साथ एक्वस NaOH, तो अगर कहीं आप एक्वस Na2CO3 भी लिखते हैं तो रिएक्शन वही होगा, मतलब PS3 NaH2PO2 और साथ में क्या होगा, CO2 बाहर होगा। ठीक, इसी तरह से अगर मैं कहीं पे Cl2 और एक्वस Na2CO3 लिखता हूँ
तो इसका मतलब भी अल्टीमेटली क्या होगा, NaOCl प्लस NaCl और साथ में CO2। मतलब आप बस इतना समझिए कि पहले एक्वस Na2CO3 वाटर से ही रिएक्शन करेगा, NaOH बनाएगा और CO2 बाहर कर देगा, तो अल्टीमेटली NaOH से ही रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। अब हम लोग आज फिलहाल इसको यहाँ पे रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग एल्कलीन अर्थ मेटल पे बात कर रहे होंगे, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्शंस, उससे भी रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स हैं, और फिर हम लोग पूरे ब्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज फिलहाल जो हम लोगों ने एल्कलीन अर्थ मेटल से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स थे उनकी प्रिपरेशन पढ़ें और उनके कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ें। तो इनमें से काफ़ी कुछ आपने जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़ा उस वही आपको मिलेंगे, और उन कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत स्ट्रेस नहीं होगा और टॉपिक भी धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना, और इसको आप अच्छे से करिए। बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं तो उसमें हम लोग एल्कलीन अर्थ मेटल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।